अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार काकड़ साहब ने जो काबीना का ऐलान किया है, इसमें से कुछ नाम तो ऐसे ही हैं कि जिन्हें गैर मुतनाज़ कहें या बहुत अच्छा इंतखाब कहें। मेरा ख़्याल है कोशिश तो की गई है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट लोगों को चुनने की, मतलब ख़ासी हद तक। लेकिन मेरा ख़्याल है कुछ लोगों ने इनकार किया है। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उनको ये था कि भई अगर 3-4 महीने या 4-5 महीनों में क्या हो सकता है, उसी खातिर हम अपना क्यों सब कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने एसेट्स को दांव पे लगाएं। दूसरा ये भी बाज़ लोगों को खदशा होगा कि निगरान काबीना कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, मुतनाज़ हो जाएगी थोड़ा वक्त गुजरने के साथ या शुरू में ही, तो इससे बचा जाए। इसी वजह से शुएब सडल का नाम आ रहा था, डॉक्टर अमजद साकिब साहब का नाम आ रहा था, कुछ बाज़ और लोगों का नाम आ रहा था। वो लोग बीच में शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने माजरत कर ली उसमें। कुछ नाम जो काफ़ी अच्छे हैं, मेरे ख्याल है प्रोफेशनल ठीक लोग हैं। मसलन जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम वज़ीर ख़ारिजा के तौर पे है। ईपीएस पार्टी की तरफ से पेश किया गया था निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। सही इंतख़ाब है, कैरियर डिप्लोमेट हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, कई मुल्कों में अहम सफ़ारती ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते रहे हैं। डॉक्टर शमशाद अख्तर को बनाया गया है, ये स्टेट बैंक की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। फ़ाइनेंस वज़ीर ख़ज़ाना हैं, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल इन्हीं पे है और असल चैलेंज इनके लिए है कि किस तरह इन मुश्किल हालात से मुल्क को निकालना है, को रिलीफ देना है या नहीं। आईटी बोर्ड के पंजाब के रह चुके हैं डॉक्टर उमर सैफ, उनको भी वज़ीर आईटी बनाया है। ज़ाहिर है मेरा ख़्याल उनके बारे में थोड़ा-सा तासुर तो है कि ये शहबाज शरीफ साहब की पसंद थी और थोड़ा-सा पीएमएलएन की खरीद थी, लेकिन मेरा ख़्याल है प्रोफेशनल आदमी है, ठीक इंतख़ाब है, एक बहुत अच्छा इंतख़ाब। वज़ीर मज़हबी अमूर के लिए अनीक अहमद साहब ये अनीक अहमद साहब टीवी एंकर हैं, शाइस्ता आदमी है, बहुत अरसे से मज़हबी प्रोग्राम करते हैं और अच्छी बात करते हैं, मतीन हैं और मुतदिल आदमी हैं और मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा से, सब लोगों से उनका ख़ास ताल्लुक़ है, एहतराम का, रिस्पेक्ट का, दीन की बहुत अच्छी समझ है। तो अनीक अहमद साहब का मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा बेहतरीन इंतख़ाब है। एक ऐसे आदमी जिन पे कोई बात नहीं कर सकता। डॉक्टर जमाल शाह को उन्होंने बनाया है वज़ीर कल्चर का, कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज का। उसमें काफ़ी सारी वज़ारतें आ गई हैं इस वज़ारत के नीचे और मेरे ख़्याल में अकेडमी ऑफ लेटर्स और ये दूसरे महकमे भी शायद उसी में आ जाते हैं। तो डॉक्टर जमाल शाह उसके पीटीआई के तो एंटी हैं और कमेंट्स-शमेंट्स भी करते रहे इमरान खान के खिलाफ जो। लेकिन ज़ाहिर है वो एक आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं और मेरा ख़्याल है एक कोई ऐसा नहीं है जिस पे कोई एतराज़ किया जा सके उस पे। गौहर एजाज़ साहब बड़े मशहूर बिज़नेसमैन, टेक्सटाइल के काम, कारोबारी, लाहौर के मारूफ़ कारोबारी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे भी इनका नाम तरह उनको वज़ीर तिजारत और टेक्सटाइल वगैरह बनाया गया और कहा जाता है कि जब पहले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी थी, टेक्सटाइल के हवाले से उसमें गौहर एजाज़ का हिस्सा था काफ़ी। अब देखें कि उनको मौका मिला है, उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, तो टेक्सटाइल के हवाले से, उन चीज़ों के हवाले से वो क्या करते हैं। और कुछ और नाम है अपना मैंने कुछ लिखे भी थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवर अली को वज़ीर दफ़ा बनाया है, डिफेंस का इनको ज़िम्मेदारी दी गई है। अहमद इरफ़ान असलम को वज़ीर कानून बनाया है। ये कहा जा रहा है कि चूँकि इस वक़्त आलमी मुआहदे और काफ़ी चीज़ों में कानूनी हवालों से एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र वाला बंदा चाहिए था। तो सरफ़राज़ बुगटी वज़ीर दाखिला इनके बारे में पहले भी कह रहे थे, बलूचिस्तान में वज़ीर दाखिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, बुगटी कबीले से इनका ताल्लुक़ है और ये प्रो स्टेट हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से प्रो स्टेट रहे हैं हमेशा। मिलिटेंसी के खिलाफ रहे हैं और अनवार काकड़ साहब के करीबी साथी हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी ठीक है। उसमें कोई ऐसा डॉक्टर नदीम जान को वज़ीर सेहत बनाया है, मदद अली सिंधी साहब को वज़ीर तालीम है उसमें और खलील जार्ज हैं, इनको माइनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री दी गई है और अशरफ तारड़ साहब को भी उनको पोस्टल सर्विसेज और दीगर इस तरह की वजारतें 2-3 वजारतों को इकट्ठा किया गया है। कुछ मावनीन में कुछ भी बहुत अच्छे नाम हैं। बस सबसे अहम और अच्छा नाम सईदा आरफ़ा ज़हरा का है, डॉक्टर आरफ़ा ज़हरा बड़े मारूफ़ माहिर तालीम हैं, स्कॉलर हैं, दानिशवर, बहुत अच्छा बोलती हैं और इनके बारे में बुज़ुर्ग खातून हैं और जिनके बारे में कहते हैं ना कि वो बोलें तो फूल झड़ें। ये वैसे बहुत ही नस्तअलीक और सलीके से बात करती हैं, मावन ख़ुसूसी बराए तालीम है इनको। और डॉक्टर वक़ार मसूद साहब मुआशी अमूर का इनको बनाया वज़ीर मुमलिकत के बराबर इनका ओहदा होगा। फ़ाइनेंस से सारी ज़िंदगी रहे ही हैं, फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ में और फैक्ट्री ख़ज़ाना में और अहम ज़िम्मेदारियाँ उनके पास रही हैं। मिशाल मलिक को बनाया गया, ये भी एक अच्छा इंतख़ाब है एक लिहाज़ से। मिशाल मलिक, यासीन मलिक साहब की एहलिया हैं और उनको इंसानी हकूक़ के हवाले से बनाया गया है। जो 2-3 डॉक्टर जहाज़ेब खान को बनाया गया है, इनको भी मशीर बराए गवर्नेंस और इस तरह और SIFC के बारे में
वाइस एडमिरल इफ्तिखार को भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। जवाद सोराब मलिक हैं, मुशीर बराए ओवरसीज़ हैं। जो 2 नाम सबसे कंट्रोवर्शियल हैं, जो मेरे ख्याल में इस पूरी कैबिनेट को कंट्रोवर्शियल बना देंगे। एक तो मुर्तज़ा सुलंगी है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका में काफ़ी साल काम किए। आसिफ जरदारी साहब के साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे। जरदारी साहब ने उनको, जब उनकी हुकूमत थी 2008 से 13 तक, उनको रेडियो पाकिस्तान का सरबराह बनाया और बहुत अच्छे सरबराह साबित हुए। उसमें कोई शक नहीं कि रेडियो को उन्होंने एक्टिव कर दिया। रेडियो पाकिस्तान में, क्योंकि प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने कोशिश की एक रेडियो को, जिस तरह रेडियो पाकिस्तान के वो तने नीम मुर्दा में उन्होंने जान डालने की कोशिश ज़रूर की। लेकिन मसला फिर इस बार टीवी अब चैनल से भी मुबसर रहे हैं, एंकर भी हैं, लिखते भी हैं कुछ, और ट्वीट्स वगैरह बहुत करते हैं, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब को वज़ीर इत्तलाआत की ज़िम्मेदारी की बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। सोलंकी साहब का मसला ये है कि ये बहुत इनकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ये शदीद किस्म के एंटी इमरान खान है, बहुत सख्त, बहुत कांटदार, बहुत ज़हरीला सा लिखते हैं हमेशा, ट्वीट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही जानबदार और बहुत मुतनाज़ पोजीशन है। यानी उन मुतनाज़ सहाफ़ियों में से हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पर खड़े हैं इमरान खान के खिलाफ। सना बूचा हों, ये हों, या इस तरह के कुछ और लोग हों जो शदीद एंटी इमरान लोग हैं, शदीद किस्म के पीटीआई के एंटी हैं। तो इतना शदीद मुखालिफ सहाफ़ी को नहीं चुनना चाहिए था। वो गैर जानबदार कहीं से नहीं है, और जब नहीं है तो फिर पूरी कैबिनेट को मुतनाज़ कर देंगे। क्या सीनियर सहाफ़ियों की कमी नहीं है? ऐसे सहाफ़ी किसी को चुन लिया जाता जो गैर मुतनाज़ होता है, उसकी पोजीशन भी चाहे कोई हो, लेकिन वो एक्सट्रीम पोजीशन ना हो। और दूसरा बहुत ही जो अफ़सोसनाक मैं समझता हूँ, एक वो किया गया है, आहद चीमा को बनाया गया है इनको बराए एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट विंग का बनाया गया और वफाकी वज़ीर के बराबर होता है। अब आहद चीमा का मतलब तो ये है कि शरीफ ख़ानदान के आपने एक बराह रास्त नुमाइंदे को बना दिया, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट में डिवीज़न, जिसमें सारे तकर्र, तबादले और अहम सारी चीज़ों में आपने उसको ज़िम्मेदारी दे दी है। और आप देखें एक कितनी, और एक और अफसोसनाक बात ये है कि उस वक्त ये मशीर बराए मामले खसूसी थे वज़ीर-ए-आज़म के भी, और फिर इनको निगान वज़ीर आला के लिए भी इनको प्रपोज़ किया गया था मोहसिन नकवी के साथ। अब आहद चीमा को बिल्कुल किसी सूरत में भी गैर जानबदार निगरान काबीना में नहीं होना चाहिए, और याद रहे कि निगरान काबीना होती ही हमेशा न्यूट्रल है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन उसे न्यूट्रल होना चाहिए। आहद चीमा को बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सोलंकी साहब एज ए जर्नलिस्ट तो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सीनियर आदमी है, अच्छे आदमी है, काबिल आदमी है, लेकिन उनकी पोजीशन बड़ी वाज़े और बायस्ड है और मुतनाज़ है, तो उसमें मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था उस कैबिनेट में। तो बहरहाल अभी कैबिनेट सामने आ गई है, और कुछ इसमें अच्छे लोग हैं, और लेकिन अब ये जिस तरह डॉक्टर आरफा ज़ोहरा है, अब उनको 4-5 महीने में, 6 महीनों में क्या कर सकती हैं, ये देखने की बात है। जमाल शाह के बाद है, उसमें कल्चरल हेरिटेज के हवाले से, कल्चर के हवाले से कोई, चलो वो कल्चरल पॉलिसी को ही अपडेट कर दें, उसमें ख़ाली वो कर सकेंगे इसमें। अलबत्ता गौहर एजाज साहब को वो टेक्सटाइल के हवाले से देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टेक्सटाइल पे, जिसकी एक्सपोर्ट में कई बिलियन डॉलर की कमी आई है, और वो एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल में जो बड़े दबाव में और परेशान में हैं, क्योंकि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद होने के करीब है, ऐसे शदीद खतरे से दो चार है। शमशाद अख्तर, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं वज़ीर ख़जाना, ये क्या करती हैं, और सरफराज बुगटी साहब हैं, ये वज़ीर दाखिला के तौर पे। देखना ये होगा कि इनकी पॉलिसी राना सनाउल्लाह की तरह करती है या नहीं। बहरहाल निगरान काबीना से देखें 2 चीज़ें साबित हुई, एक तो ये है कि वाज़ेह तौर पे माइनस इमरान खान और कुछ किसी हद तक एंटी इमरान खान पॉलिसी है, उसी का एक तसलसल है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगले सेटअप में कोई गुंजाइश नहीं है इमरान खान की, और पीटीआई की कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। कि अगर कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कोई स्पेस की, तो वो स्पेस तो बहरहाल अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही। इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इमरान खान के लिए सॉफ्ट हो। लेकिन ये ऐसे लोग भी नहीं हैं जो बहुत लंबा चल सके। तो मेरा ख्याल है 4-6 महीनों में इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें से कुछ लोग अच्छे तो हैं, लेकिन वो ऐसे अच्छे कि जो रिफॉर्म्स लेकर आएँ, बड़े पैमाने पे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स डालें, मुझे उसमें डाउट है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आखिर में बात, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि 3 महीनों में इलेक्शन नहीं हो सकती। हल्का बंदियों को उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भई उसके लिए, और मुख्तलिफ डेट्स दी हैं कि उस पे आएँगे, और फिर एतराज़ और प्रोसेस पर ये कहा है कि हल्का बंदियों की जो हतमी फ़हरिस्त है, वो 14 दिसंबर को जारी होगी। इसका मतलब 14 दिसंबर को हल्का बंदी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 14 दिसंबर आप समझ लें, आज जिस वक्त 17 अगस्त है, तो अगस्त से लेके आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का पूरा अमल है। तो 4 महीनों में ये हल्का बंदी कंप्लीट होगी। इसके बाद ये देखना है कि
2 महीने का ये शेड्यूल अगर देते हैं तो फरवरी का मिड या तीसरा हफ्ता होगा, या फिर अगर 3 महीने का अगर आप लेते हैं फिर वो मार्च के मिड में या उसके बाद होगा इलेक्शन का प्रोसेस। तो इलेक्शन का जो लोग सोच रहे थे, बाद में हमारे दोस्तों का ख्याल था कि कोई सरप्राइज़ होगा, बड़ा सरप्राइज़ देगी अचानक इलेक्शन कमीशन 3 महीने में या 4 महीनों में, तो बहरहाल वो नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो भी होगा वो कम से कम 6 महीने के बाद, 6 से 7 महीने बाद होगा इलेक्शन। तो इस पे जब मज़ीद होगा तो फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।